इस देश में सबसे ज्यादा फ्रॉड साधुओं ने किया। प्रीति देवाय। रावण भी तो एक साधु बन के आया था ना जब सीता का हरण किया। एक बाबा जो हाथ से फोन मिला के हनुमान जी से बात करता है और वो आइडल है। दिल्ली की सीएम उसकी आरती उतार रही है, प्रधानमंत्री उसे अपना भाई कह रहे हैं। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, आप मुझसे अभी कहें कि मैं आपकी बात कराता हूँ हनुमान जी से, या मैं आपसे कहूँ तो आप इसके बाद मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे? नहीं करेंगे। कि मूर्खता अपने पीक पर पहुंची है। बाबा आता है और उसके पीछे फिर 50 लोग सर हिलाते हुए आते हैं और उनको सर हिलाते हुए पता है कि उनको बीजेपी की बुराई नहीं करनी है, कांग्रेस की ही करनी है। ऐसा कौन सा भूत होता है? पॉलिटिकल भूत मैंने पहली बार देखा। इस देश में सबसे ज्यादा फ्रॉड साधुओं ने किया है। रावण भी तो एक साधु बन के आया था ना जब सीता का हरण कर रहा। क्योंकि अगर वो साधु भेष में नहीं आता तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाता। तो इस देश के हर एक स्टेट में, हर एक राज्य के हर एक छोटे शहर में कोई ना कोई साधु बन के बैठा है जो लोगों को लूट रहा है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। कितने लोग तो कन्विक्टेड हुए रेप केसेस में जी। आपकी आंखें तब भी नहीं खुली। क्या आसाराम बापू के साथ प्रधानमंत्री जी नहीं गए थे? आज उनके ऊपर कितने बड़े चार्जेस हैं। तो क्या इससे समझ में नहीं आता कि हमको किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी बाबा का एकदम अंधभक्त नहीं होना चाहिए। क्या इंटेंट है उस आदमी का? वो क्यों आपका भला चाहेगा? इस दुनिया में कोई किसी का भला क्यों चाहेगा? सबसे पहले तो आप अपना भला चाहेंगे ना। तो इस देश में लोग भी धर्म के मामले में मूर्ख हैं। उन्होंने मोदी जी को साईं बाबा मान लिया है और उस ऑरा से बाहर नहीं निकल पा रहे। और मोदी जी को भी समझ में आया कि यही एक ऑरा है जो कंटिन्यू रह सकता है। तो उन्होंने धीरे धीरे प्रूफ भी कर दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मेरा अवतार हुआ है। तो अब जब आपने कह दिया, मैंने मान लिया, तो इसके बीच में एक ही चीज बची है, मीडिया। मीडिया ने भी मान लिया है कि मोदी का सीना जो है वो सलमान खान से 3 इंच ज्यादा चौड़ा है, उनके चेहरे पर अलग तेज दिखता है। अब वो अलग तेज क्या है, उसकी डेफिनेशन ही नहीं है कहीं। तो मैं उसे कैसे डिफाइन करूं कि वो कौन सा तेज है? वो अलग तेज केवल उन्हीं लोगों के ऊपर है जो कैमरे पर बैठे हुए हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में या गवर्नमेंट सत्ता की कुर्सी पे। वो तेज जनता के चेहरे से गायब है। तो खाली आप उस तेज को एंजॉय कर रहे हैं तो फिर इससे तो दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव हो ही नहीं सकता। अमित शाह जाके कह रहे हैं कि हम 850 करोड़ रुपए बिहार में देंगे ताकि यहाँ मां जानकी की जन्मभूमि बन सके। उस बिहार में जहां एम्स बन रहा है 10 साल से और बन नहीं पा रहा है। 1000 करोड़ रुपए एम्स के गेट पे खर्च हो गया है। कब बनेगा? उससे कम लागत में इन्फ्लेशन के हिसाब से इंडिया गेट बन गया था, दिल्ली का भी और मुंबई का भी। और आप एम्स का गेट नहीं बना पा रहे हैं। बिहार में हॉस्पिटल्स नहीं है, स्कूल्स नहीं है। जब मैं मर ही जाऊंगा तो जानकी जन्मभूमि जाके क्या करूंगा? छोटी बीमारियों के लिए बिहार में जो सीएचसीज होते हैं वो कैपेबल नहीं है कि आपको दवा दे पाए बुखार की। तो आप बड़े हॉस्पिटल का तो इमेजिनेशन ही छोड़ दीजिए। स्कूलों के हालात इतने बदतर हैं बिहार में कि बारिश के समय तालाब कौन सा है, स्कूल कौन सा है, जाकर पता नहीं लगा पाएंगे। तो गवर्नमेंट को इस पर खर्च करना चाहिए था। और गवर्नमेंट क्या जानकी की जन्मभूमि बनाएंगे, राम की जन्मभूमि बनाएंगे, यहाँ पर 30 फीट का शिवलिंग बनाएंगे, वहां पर ये धाम बनाएंगे। अब वहां पर एक नया आ गए हैं ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री, तो एक और नया धाम बनेगा। धीरेन्द्र शास्त्री को इंटरनेशनल फंडिंग अलाउड है, जबकि हिंदू धर्म भारत के अलावा और कहाँ है? तो वो ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग क्यों ले रहे हैं? वहां कौन सा हिंदुत्व फैला रहे हैं? कि वो पैसा जब आएगा तो किस काम में लगेगा? सरकार के प्रचार। इसलिए उनको इंटरनेशनल फंडिंग अलाउड है, उसके अलावा किसी को नहीं अलाउड है। छोटे छोटे एनजीओ को आप बंद करा दे रहे हैं। और जो धर्म के नाम पर एनजीओ चल रहे हैं उसमें भी क्लॉज लिखा है, रिलीजन ब्रैकेट में हिंदू। मतलब रिलीजन ब्रैकेट में मुस्लिम होगा तो इंटरनेशनल फंडिंग नहीं है, रिलीजन ब्रैकेट में हिंदू होगा तो इंटरनेशनल फंडिंग अलाउड है। तो ये आप किस तरफ ले जा रहे हो देश को? मतलब कैसे लोगों के हाथ में आप पावर दे रहे हो? मुझे ये लगता है कि प्रधानमंत्री इतना समझदार तो होंगे, उनको पता होगा कि इस धीरेन्द्र शास्त्री जैसे आदमी को इतना पॉपुलर नहीं करना है कि अंधविश्वास को और फैला दे। मतलब मैं देखता हूँ कितना ड्रामेटाइज है यार। वो बाबा आता है और उसके पीछे फिर 50 लोग सर हिलाते हुए आते हैं और उनको सर हिलाते हुए भी पता है कि उनको बीजेपी की बुराई नहीं करनी है, कांग्रेस की ही करनी है। ऐसा कौन सा भूत होता है? पॉलिटिकल भूत मैंने पहली बार देखा कि भूत पॉलिटिकली इतना करेक्ट और समझदार कैसे हो सकता है। तो आप यानी एक पूरा सेट क्रिएट कर रहे हैं, एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं,
इस देश के लोगों को डराने के लिए, समझाने के लिए, जहां भूत भी बीजेपी प्रेमी है और कांग्रेस से नफरत करता है। सो बेसिकली हम देखते हैं कि 2017 के बाद एकाएक बाबाओं की फौज खड़ी हो जाती है। छोटे जो मिनी बाबाज पैदा हुए, जिसका नाम आप ले रहे थे, पर्ची वाले बाबा, धीरेन्द्र शास्त्री, बहुत सारे बाबा हैं। तो ऐसे बाबाओं का राइज जब मैं ट्रेस कर रहा था तो मैंने देखा कि जब से ये अम्बेडकराइट थॉट एक बार हुआ था SC/ST एट्रॉसिटी एक्ट के वजह से, बहुत सारे लोग, जब से ये मतलब अम्बेडकराइट थिंकिंग लोगों में डेवलप हो रही है, तब से मैं देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बाबा को एक्टिवेट किया जा रहा है उसको और काउंटर इनको काउंटर करने के लिए, जो मैं सोचता हूँ। और तमाम तरह के बाबाओं के जैसे लोग या उनके जैसे बात करने, जैसे शंकराचार्य वाला मुद्दा आया तो हम देखते हैं कि टीवी चैनल पे वो चल रहा है। अब वो शंकराचार्य का क्यों शंकराचार्य बोल रहे हैं, क्या उसके पीछे का लॉजिक है, ये किसी को नहीं पता है। कह रहे हैं कि महाभारत के टाइम पे न्यूक्लियर वॉर हुआ था, एंशिएंट इंडिया में जो प्लास्टिक सर्जरी होती थी। हाँ, तो एक तरीके से हम ये देख रहे हैं कि साइंटिफिक टेम्पर हमारे डिबेट, डिस्कोर्स या नैरेटिव में मर रहा है और फिर से हम वही अंधविश्वास, पाखंड या ज्योतिष शास्त्र या उस तरह के तमाम जो इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे हमें परोसे जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में, JNU में मैं पढ़ता हूँ, वहाँ भी कई सारे ऐसे कोर्सेस लॉन्च हुए हैं इंडियन नॉलेज सिस्टम के नाम पे, जिसका कुछ आउटपुट नहीं है। लॉ के कोर्सेज में मनुस्मृति पढ़ा। तो जो इसमें हमें साफ साफ दिख रहा है कि RSS और हिंदुत्व का कहीं ना कहीं इंटरफेयर हो रहा है। इसको कैसे देखते हैं? बाबा क्या कह रहे हैं वो सही है, गलत है, वो एक स्टेप बाद की बात है। पहला स्टेप ये है कि बाबा बनेगा कौन, बनेगा कौन, शंकराचार्य बनेगा कौन, बनेगा कौन, उसकी तो मेरा उस पर हमेशा टेक यही है कि मुझे इस शंकराचार्य वाले सिस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जब दो शंकराचार्य शूद्र भी हो। तो आपकी जो मोनोपोली है, आप अंबेडकर के पूरे मूवमेंट के अगेंस्ट अगर बाबाओं को खड़ा कर रहे हैं तो इसीलिए क्योंकि आप इस पूरे सेक्टर की हिस्सेदारी नहीं देना चाहते हैं। हाँ, इस पे भी मोनोपोली रखना चाहते हैं। आप मोनोपोली रखना चाहते हैं। आप तय करेंगे कि कथा कौन पढ़ेगा। यादव कथा पढ़ लेगा तो आप पीट देंगे, अखिलेश यादव मंदिर जाएंगे तो आप धुलवा देंगे। तो आप ये मोनोपोली तोड़ दीजिए। दो शंकराचार्य शूद्र बन जाएं, दो सवर्ण बने रहें, कोई बात नहीं, सारा सिस्टम मैनेज हो जाएगा। लेकिन आप वो स्पेस तो देना नहीं चाहते हैं। अब रामभद्राचार्य शंकराचार्य हैं, किस योग्यता से हैं इसका कोई प्रमाण है नहीं, उनको शंकराचार्य मान लिया जाएगा। अब एक मुक्तेश्वरानंद भी शंकराचार्य हैं, उनसे योग्यता पूछी जाएगी क्योंकि उन्होंने सरकार के खिलाफ दो शब्द बोल दिए हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड है, धर्म का भी और बाबाओं का भी। दूसरा, बाबा कल्चर आजकल इसलिए भी प्रमोट है क्योंकि देखिए, सरकार का काम था अस्पताल बनाना, बना कौन रहा है? धीरेन्द्र शास्त्री, कैंसर का। तो लोगों को पता है कि सरकार निकम्मी है, सरकार कुछ नहीं कर सकती है, तो लोग बाबाओं के पास जा रहे हैं। जब आप होपलेस होते हैं तो आप ऐसी जगह होप ढूंढते हैं जहां होप की उम्मीद भी नहीं, रेमेडी मिलती नहीं। तो आप चले गए बाबा के पास। बाबा ने बोल दिया कि 3 वर्ष बाद तुम्हारा अच्छा समय शुरू होगा, तो कम से कम 3 साल के लिए तो तुम सस्टेन हो जाओगे कि चलो 3 साल दुख और झेल लेते हैं। फिर कोई नया बाबा मिलेगा, वो बोलेगा बस 2 साल और बचे हैं। ऐसे करते करते आपका जीवन गुजर जाएगा। तो बाबाओं का काम ही ये है कि लोगों को धर्म के प्रेशर में बनाए रखना कि नहीं, पाप पुण्य जनता के लिए है। घोटाले करने वाले पापी नहीं है क्या? वो सत्ता में कैसे बैठे हुए हैं? धीरेन्द्र शास्त्री ने आज तक किसी नेता की पर्ची क्यों नहीं खोली? इसकी पर्ची में लिखा हुआ इसने इतना घोटाला किया है। आज तक किसी व्यवस्था की पर्ची क्यों नहीं खोली? एजुकेशन की खोले ना पर्ची। बताएं, उत्तर प्रदेश का एजुकेशन बजट 2016-17 में 15% था और आज 13.5 है। अच्छा, घटा है, घट गया। और लोगों को मूर्ख कैसे बनाया गया? क्योंकि बजट का एलोकेशन तो हर साल बढ़ता है कि पैसा तो बढ़ गया है, लेकिन परसेंट तो आपने कम कर दिया ना, वो आपने नहीं दिखाया। मतलब जयशंकर साहब का बेटा पढ़ेगा विदेश में, शिक्षा मंत्री की बिटिया पढ़ेगी विदेश में, सारे मंत्रियों के बच्चे पढ़ेंगे विदेश में, और आप कहेंगे कि भारत का एजुकेशन सिस्टम बहुत समृद्ध था, हमने उस जमाने में पुष्पक विमान बना दिया। तो अपने बच्चों को यहाँ से फ्लाइट में नहीं, पुष्पक विमान में भेजिए, तब मुझे लगेगा कि आप सच में बिलीव करते हैं। आप हनुमान जी को बुलाइए फोन करके, वैसे जैसे बाबा बुलाते हैं, और पर्वत पे बिठा के ले जाइए। यानी ये सब जनता के लिए है क्या? हमारा इंटेंट एकदम आप अनलॉजिकल कर दीजिए, बिल्कुल रैशनल मत रखिए, और आप अपने बच्चों को सिखाइए कैम्ब्रिज में, कैलिफोर्निया में और बाकी सारे लोग जाते हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ा करके, और फिर वो जब यहाँ आएंगे तो कहेंगे देखो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। कॉन्वोकेशन डे में जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं जितने भी सारे नेता के बच्चे। तो ये शर्मनाक, ये डबल स्टैंडर्ड है। ये भी एक तरीके का कास्टिज्म ही है। जी।
देखिए, बाबाओं से भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं, नेताओं से भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं, और मूर्खों से भी आप सवाल नहीं कर सकते हैं। तो सवाल आखिर तो फिर किससे तीनों करें? अगर एक ही कैटेगरी के हैं तो मैं तीनों को मूर्ख क्यों ना कहूं? अभी बाबाओं की डेफिनेशन एकदम अलग है। अभी बाबा वो आदमी भी बन सकता है जो अनपढ़ हो, बाबा वो आदमी भी बन सकता है जो 25 साल का हो। मेरी नज़र में पहले बाबा वैसा आदमी होता था जिसके बाल पक गए हो, दाढ़ी सफ़ेद हो, जो जीवन भर संघर्ष करके आया हो। 24-25 साल का आदमी कैसे बाबा हो सकता है? कथावाचक कैसे हो सकता है? और क्या सुना रहा है वो, क्या पढ़ रहा है? इसका कोई आपके पास सोर्स नहीं है। आपके देश में आइडल कौन है? एक बाबा जो हाथ से फोन मिला के हनुमान जी से बात करता है, और वो आइडल है। दिल्ली की सीएम उसकी आरती उतार रही हैं, प्रधानमंत्री उसे अपना भाई कह रहे हैं। आप मुझसे अभी कहें कि मैं आपकी बात कराता हूं हनुमान जी से, या मैं आपसे कहूं, तो आप इसके बाद मेरे साथ पॉडकास्ट करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन इस देश में इसके बाद भी उनकी फैन फॉलोइंग है। हाँ, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है कि मूर्खता अपने पीक पर पहुंची है, और मीडिया भी उसे सेलिब्रेट कर रहा है। मीडिया भी पर्ची वाले बाबा को चाहता है, और फिर मीडिया उनसे पूछता है कि इस देश का जातिवाद दूर कैसे होगा। वो है कौन जिससे आप पूछ रहे हो? खुद जाते उसकी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री उसको नहीं पता है कहाँ पर है। ये तो पॉलिसी मेकर्स डिसाइड करेंगे ना। तो बाबा पढ़ा रहे हैं, नेता पूजा कर रहे हैं, टीचर्स जनगणना कर रहे हैं, और स्टूडेंट कहीं पर भीड़ का हिस्सा बन के तलवारें लहरा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। पूरे देश का स्ट्रक्चर को आपने एकदम डिमोलिश कर दिया। कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे जो हमारे बाबा हैं, बाबा साहिब अम्बेडकर, वो कैसे इन सभी बाबाओं से ऊपर हैं, क्योंकि जो अधिकार उन्होंने दिए, पहले तो रैशनल थिंकिंग को कितना पूरी ज़िंदगी उन्होंने प्रमोट किया, और महिलाओं को जो अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार, मैटरनिटी लीव का अधिकार, प्रॉपर्टी राइट्स, वोट का अधिकार। हाँ, अगर आज मैं आपके सामने बैठकर सवाल पूछ रही हूँ तो उन्हीं की बदौलत। लेकिन बाबाओं के राइज ने कैसे उस चेतना को काउंटर किया है, स्पेशली महिलाओं के प्रति। हमें आए दिन दिखता है कि ये किस तरह की सेक्सिस्ट कमेंट देते हैं महिलाओं के बारे में, कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं। ये सिखा रहे होते टेलीविज़न स्क्रीन पर कि कैसे महिलाओं को कंट्रोल किया जाए। और अगर बीजेपी सरकार की बात करें, वो भी कई ऐसे बाबाओं को संरक्षण देती हुई मिलती है जिन्होंने हरास किया है विमेन को, रेप किया है। ये अम्बेडकर की जर्नी बहुत डिफरेंट थी। अम्बेडकर ने जिस दौर में इन चीज़ों को झेला, तब ये सबके लिए कॉमन था। अम्बेडकर ने जो लिखा वेटिंग फॉर द वीज़ा, वो जैसे एक्सप्लेन करते हैं उस चीज़ को कि वो हिंदू बन के सेफ नहीं थे क्योंकि उनकी कास्ट डिफरेंट थी, लेकिन वो पारसी, सिख या ईसाई बन के ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे थे उस एक रात के लिए, जब लोग उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहे थे। सवाल ये कि अम्बेडकर ने इतना सब झेलने के बाद भी कभी इक्वलिटी से समझौता नहीं किया। जब उन्होंने चीज़ों को लिखा तो उन्होंने सबसे पहले महिलाओं को स्थान दिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि महिलाओं का कैसे शोषण है। कास्ट का प्रिविलेज जो सवर्णों के पास है, अम्बेडकर बस उसे डाइल्यूट करने की बात कर रहे थे, इसलिए वो बाबा साहब बने। अभी बाबाओं की डेफिनेशन एकदम अलग है। अभी बाबा वो आदमी भी बन सकता है जो अनपढ़ हो, बाबा वो आदमी भी बन सकता है जो 25 साल का हो। मेरी नज़र में पहले बाबा वैसा आदमी होता था जिसके बाल पक गए हो, दाढ़ी सफ़ेद हो, जो जीवन भर संघर्ष करके आया हो। 24-25 साल का आदमी कैसे बाबा हो सकता है? कथावाचक कैसे हो सकता है? और क्या सुना रहा है वो, क्या पढ़ रहा है? इसका कोई आपके पास सोर्स नहीं है। तो अम्बेडकर को इनके साथ कंपैरिजन में रखना अम्बेडकर की तौहीन। अम्बेडकर बाबा बाद में थे, पहले उनके पीछे जो उनकी 30-32 डिग्रियां और उनकी 11 भाषाओं का ज्ञान, और उस दौर में इतना पढ़ना जब शिक्षा का स्कोप ना हो, जब स्कूल में आपको ज़मीन पे बिठाया जाता हो, पानी पीने के लिए आपको अपने घर जाना पड़ता हो, बर्तन में आप सबके साथ खा नहीं सकते थे तो खाने के लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता हो, उस दौर में इतना पढ़ना और फिर इक्वालिटी की लड़ाई लड़ना एकदम डिफरेंट है। और इस दौर में जहां आप बाबा बन के चंदा फंडिंग सब ले सकते हैं, उस दौर में बाबा बनना, दोनों ही बहुत डिफरेंट डायमेंशन है। अम्बेडकर के इतने लंबे संघर्ष के बाद भी आज देश में स्थिति ये है कि टोटल आईएएस हैं 5577, इसमें से ओबीसी हैं 4.3%, एससी हैं 2.4% और एसटी हैं 1.5%। बाकी कौन है आपको तो पता है। आईपीएस है इस देश में 4594, इसमें से ओबीसी हैं 5.5, एससी हैं 3% और एसटी है 1.5%। तो रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है ना, कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि इस देश की मीडिया में भी 85% ब्राह्मण हो, राजनीति भी सवर्णों के आधारित होगी, और अधिकारी भी सवर्ण ही बनेंगे, बाबा भी सवर्ण ही बनेंगे, तो फिर दूसरी कास्ट करेगी क्या? खाली मेलड होएगी? इसलिए तो नहीं है ना। तो अगर आप हमें हमारा अधिकार नहीं दोगे तो हम ले लेंगे। और वही आज लड़ाई चल रही है, चाहे वो अम्बेडकर की हो, भीम आर्मी की हो, बहुजन समाज की हो, या इस देश के तमाम बहुजनों, दलितों, पिछड़ों की हो, आदिवासियों की हो। वो लड़ाई यही है
कि पावर के स्ट्रक्चर में हिस्सेदारी जब तक नहीं होगी तब तक हमारे हिसाब के नियम नहीं बने। लेकिन आरएसएस के चीफ जो मोहन भागवत है वो तो अक्सर मीडिया में कहते हैं कि जो आरएसएस का चीफ है वो दलित भी बन सकता है। हाँ तो बनाओ ना, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि भारत एक दिन सोने की चिड़िया बन सकता है, जिस दिन बन जाएगा उस दिन मैं बिलीव करूँगा। जी जी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये एपिसोड बहुत पसंद आएगा, और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू। बहुत अच्छा डिस्कशन था, और आप सब लोग जो थोड़ा रैशनल थिंकिंग को देखना पसंद करते हैं, जनता के मुद्दों को देखना पसंद करते हैं, वो राउंड टेबल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी तमाम अपडेट्स, ऐसे इंटरव्यू, पॉडकास्ट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।